कैसे हो बच्चों। आज मैं आपको उत्तर एवं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में बताऊंगी। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको पाल वंश के बारे में बताऊंगी। पाल वंश बताने के पहले मैं थोड़ा सा पाल वंश के बारे में बता दूं आपको कि पाल वंश को पाल वंश क्यों कहा जाता है। तो शशांक की मृत्यु से बंगाल में 100 वर्षों तक अराजकता व्याप्त रही। तब नागरिकों ने स्वयं इससे ऊबकर एक बौद्ध मतानुयायी गोपाल को अपना शासक बनाया। गोपाल ने जिस वंश की नींव रखी उसे पाल वंश कहा जाता है। यह एक ऐसा शासक था जिसे आम जनता ने गद्दी पर बैठाया था। ऐसे ही मध्यकाल में 2 शासक और थे जिन्हें जनता द्वारा बैठाया गया था। उसमें से पहला है फिरोज तुगलक और दूसरी है रजिया। तो गोपाल ने बंगाल में ओदंतपुरी विद्यालय की स्थापना भी की थी। तो ये तो रही थोड़ा सा पाल के बारे में, पाल वंश के बारे में और गोपाल के बारे में। चलिए अब शुरू करते हैं पाल वंश। पाल साम्राज्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है, जो कि 750 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक चला। पाल राजवंश को गुप्त राजवंश भी कहा गया है। पाल राजवंश ने भारत के पूर्वी भाग में एक विशाल साम्राज्य बनाया। इस राज्य में वास्तुकला को बहुत बढ़ावा मिला। पाल राजा हिंदू थे, परंतु वे बौद्ध धर्म को भी मानते थे। इनके समय में बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण मिला। पाल राजाओं ने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए शिव मंदिरों का निर्माण कराया और शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों का भी निर्माण कराया। यह पूर्व मध्यकालीन राजवंश था, जब हर्षवर्धन काल के बाद समस्त उत्तर भारत में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गहरा संकट उत्पन्न हो गया। तब बिहार, बंगाल और उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्र में पूरी तरह अराजकता फैल गई थी। इसी समय गोपाल ने बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। जनता द्वारा गोपाल को सिंहासन पर आसीन किया गया था। वह योग्य और कुशल शासक था, जिसने 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक शासन किया। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल, जो 770 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। तो चलिए थोड़ा सा हम धर्मपाल के बारे में आपको बताते हैं। धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 200 ग्राम दान में दिए। इसने बंगाल के प्रसिद्ध सोमपुरी बिहार की स्थापना की, जो इसके पूर्व में पड़ता है। प्रसिद्ध लेखक ताराचंद्र ने लिखा है कि इसने बंगाल में 50 से अधिक धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई थी। इसके दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। तो ये तो बात हुई थोड़ी धर्मपाल के बारे में, और अब आगे बढ़ते हैं। धर्मपाल ने 40 वर्षों तक शासन किया। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध समर्थक था। उसके इस लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार कराया। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल गद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता के अनुसार विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। देवपाल ने 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक शासन किया। यह इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। देवपाल के बाद पाल वंश की अवनति प्रारंभ हो गई। इसके बाद बने शासक महिपाल को राजेंद्र चोल ने आक्रमण कर पराजित किया। महिपाल ने बौद्ध भिक्षु अतिश के नेतृत्व में तिब्बत में एक धर्म प्रचारक मंडल भेजा। देवपाल ने उड़ीसा व असम को जीता तथा प्रतिहार राजा भोज
व राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष को हराया। पाल वंश के पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो बच्चों, आपको कुछ समझ में तो आ ही गया होगा कि इनकी अवनति कैसे हुई। जब इनकी अवनति हुई उसी समय महिपाल जो था दोबारा जब सत्ता में आया तो उसने पाल वंश की शक्ति को पुनः स्थापित किया। इसीलिए इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। परंतु इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है चोल शासक राजेंद्र चोल का इसके राज्य पर आक्रमण था। राजेंद्र चोल ने इसे पराजित कर गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। इसके बाद जो है रामपाल के बाद मदनपाल ने 1161 ईस्वी तक राज किया। इसके बाद पालों की सत्ता जो है सेन वंश के हाथों चली गई और पाल वंश जो है समाप्त हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम राष्ट्रकूट वंश की ओर। तो सबसे पहले अब आ गया अब आपका दूसरे नंबर पे राष्ट्रकूट राजवंश। तो राष्ट्रकूट शुरू करने के पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो था दंतिदुर्ग था। यह चालुक्यों का सामंत था। इसने आधुनिक आंध्र प्रदेश में अपने राज्य की स्थापना की। राष्ट्रकूट लोग मुख्यतः वर्तमान आंध्र प्रदेश के निवासी माने जाते थे। यह ब्राह्मण धर्मावलंबी था तथा उज्जैन में अनेक यज्ञ किए। तो ये तो हुई थोड़ी सी राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, विस्तार से जानकारी लेते हैं राष्ट्रकूट वंश की। प्रारंभ में राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। इस वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया कि इस वंश का जो है संस्थापक दंती दुर्ग था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक कृष्ण प्रथम एक महान निर्माता भी था। उसने एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। ध्रुव 780 ईस्वी से 793 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। ध्रुव जो था बच्चों, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं, राष्ट्रकूटों की तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में इसी शासक ने भाग लिया। इसका एक नाम धारावर्ष भी है ध्रुव का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसने राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक था जिसने उत्तरी भारत के आधिपत्य हेतु त्रिकोणीय संघर्ष में दृढ़ता के साथ हस्तक्षेप कर गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। ध्रुव के उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय, जिसका शासनकाल 793 ईस्वी से 814 ईस्वी तक रहा, मालवा, कौशल, कलिंग, वंग को विजय कर और पल्लव, पांड, केरल के गंग राजाओं को भी परास्त कर अद्वितीय विजेता होने का परिचय दिया था। राष्ट्रकूट वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक इंद्र तृतीय, जिसका शासनकाल 915 ईस्वी से 927 ईस्वी तक था। गोविंद तृतीय का उत्तराधिकारी अमोघ वर्ष, जिसका शासनकाल 814 ईस्वी से 876 ईस्वी तक था। धर्म और साहित्य में इसकी विशेष रुचि थी। वह विद्वान एवं कलाकारों का आश्रयदाता था। उसने पहली कन्नड़ कविता कविराज मार्ग तथा प्रश्नोत्तर मल्लिका लिखी। और जानते हैं बच्चों, अमोघ वर्ष ने एक नए नगर मान्यखेत या माल्यखंड का निर्माण किया और अपनी राजधानी एलिचूर अथवा बरार से यही स्थानांतरित की। यह स्वयं भी विद्वान था और अन्य विद्वानों का आश्रयदाता भी था। वैसे तो अमोघ वर्ष जैन धर्म का उपासक था, परंतु सज्जन ताम्रपत्र से पता चलता है
कि एक अवसर पर इसने अपने बाएं हाथ की उंगली देवी को चढ़ा दी थी। तो ये तो बात हुई अमोघ वर्ष की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वंश के शासक कृष्ण तृतीय ने एक विजय स्तंभ तथा रामेश्वरम में मंदिरों का निर्माण करवाया। कृष्ण तृतीय की बात जब हम करेंगे तो इसका जो शासन काल रहा वो 939 से 965 ईस्वी तक था। कृष्ण तृतीय ने अपने समकालीन चोल शासक परांतक प्रथम को तक्कोलम के युद्ध में पराजित किया। इसने रामेश्वरम तक धावा बोला तथा वहीं एक विजय स्तंभ तथा एक देवालय की स्थापना कराई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो आप राष्ट्रकूट वंश के बारे में जाने कि उनके राजा कैसे थे, उनका शासनकाल कैसा था। अब चलिए हम बात करते हैं राष्ट्रकूट कालीन संस्कृति एवं शासन व्यवस्था की। तो राष्ट्रकूट कालीन संस्कृति को और शासन व्यवस्था को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है हमारा केंद्रीय प्रशासन। तो जब हम केंद्रीय प्रशासन की बात करेंगे तो उसमें हम जो है थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि केंद्रीय प्रशासन है क्या। राष्ट्रकूटों ने एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली को जन्म दिया था। प्रशासन जो थी इनकी राजतंत्रात्मक थी। राजा सर्वोच्च शक्तिमान था। राजपद आनुवांशिक होता था। राष्ट्रकूटों के समय में साहित्य अपने चरम पर था। इस काल के प्रसिद्ध लेखक व कवि जिनसेन, शाक्तायन, पोन्न, वीराचार्य, पंपा, रन्ना आदि थे। इस काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कन्हेरी था, जो एक बौद्ध विहार था। कला के क्षेत्र में एलोरा का कैलाश मंदिर सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इस काल में हिंदू धर्म की अधिक प्रगति हुई। इसमें यज्ञों का भी प्रचलन था। राष्ट्रकूट कालीन प्रशासन जो है बहुत ही अच्छी थी। केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था राष्ट्रकूट शासक स्वयं देखता था। वे परम भट्टारक, महाराजाधिराज, अकाल वर्ष, सुवर्ण वर्ष जैसी उपाधियां भी धारण करते थे। उनके दरबार में विदेशी राजपूत, कवि, वैद्य, ज्योतिषी, उच्च सैनिक अधिकारी उपस्थित रहते थे। राजपुत्र ही राजा बनता था। राज्य का प्रशासन मंत्रियों द्वारा संचालित किया जाता था। ये तो बात हुई थोड़ी सी उनकी संस्कृति की और केंद्रीय प्रशासन की। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर, प्रांतीय प्रशासन, कि उनका प्रांतीय प्रशासन कैसा था। शासन संचालन के लिए संपूर्ण राज्यों को राष्ट्रों, विषयों, भुक्तियों तथा ग्रामों में विभाजित किया गया था। राष्ट्र, जिसे मंडल कहा जाता था, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। राष्ट्र के प्रधान को राष्ट्रपति या राष्ट्रकूट कहा जाता था। एक राष्ट्र 4 या 5 जिलों के बराबर होता था। राष्ट्र कई विषयों एवं जिलों में विभाजित था। एक विषय में 2000 गांव होते थे। विषय का प्रधान विषयपति कहलाता था। विषयपति की सहायता के लिए विषय महत्तर होते थे। विषयों को ग्रामों या भुक्तियों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भुक्ति में लगभग 100 से 500 गांव होते थे। ये आधुनिक तहसील की तरह थे। भुक्ति के प्रधान को भोगपति या भोगिक कहा जाता था। इसके पद अनुवांशिक होता था। वेतन के बदले इन्हें कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। भुक्ति को छोटे छोटे गांवों में बांट दिया गया था, जिनमें 10 से
29 गांव होते थे। नगर का अधिकारी नगरपति कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई थी वो ग्राम थी। ग्राम के अधिकारी को ग्रामकूट या ग्रामपति नाम से भी पुकारा जाता था। इसकी एक ग्राम सभा भी थी जिसमें ग्राम के प्रत्येक परिवार का सदस्य होता था। ग्राम के झगड़ों का निपटारा करना इसका प्रमुख कार्य था। तो ये तो बात हुई प्रांतीय शासन की। चलिए अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, सैन्य शासन व्यवस्था कि राष्ट्रकूटकालीन सैन्य शासन व्यवस्था कैसी थी। राष्ट्रकूट सम्राट के पास विशाल सेना थी। इनकी सेना का अधिकांश भाग राज्य की राजधानी के क्षेत्र में रहता था। युद्ध के समय सामंत एवं प्रांतीय गवर्नर सैन्य टुकड़ियां भेजते थे। सेना में सभी जाति के लोग सम्मिलित किए जाते थे। तो ये तो हुई सैन्य व्यवस्था की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हुए राजस्व का स्रोत के बारे में हम बताते हैं। राजस्व का स्रोत कि कैसे कर वगैरह लिया जाता था। इनके साम्राज्य में राजस्व के कई स्रोत थे, जैसे सामंत तथा विषयपति जनता से कर वसूल कर सम्राट के पास भेजते थे। खानों एवं जंगलों से भी कर लिया जाता था। भूमि कर के रूप में भोग कर लिया जाता था। भूमि कर उत्पादन का 5वां भाग होता था। दान में दी गई भूमि पर भी कर लगाया जाता था। बहुत सी वस्तुओं पर चुंगी लिया जाता था। तो ये तो बात हुई इनके राजस्व क्या क्या थे और उसके स्रोत क्या थे। चलिए अब बात करते हैं इनके धर्म के बारे में। वे शिव और विष्णु की पूजा करते थे। राष्ट्रकूट वंश के लोग शिव और विष्णु की पूजा करते थे। सम्राटों की मोहर पर विष्णु, गरुड़ एवं शिव का चित्र अंकित था। ब्राह्मणों की समाज में यज्ञ की परंपरा थी। इस साम्राज्य में जैन धर्म की परंपरा विद्यमान थी। तो ये तो बात हुई उनके धर्म की। चलिए अब बात करते हैं कला की। इस साम्राज्य में पत्थरों को काटकर एलोरा एवं एलिफेंटा के अद्भुत मंदिर बनाए गए थे। इसी काल में पत्थरों को काटकर जैन मंदिर का निर्माण भी किया गया था। इसमें छोटा कैलाश, इंद्र सभा तथा जगन्नाथ मंदिर प्रमुख है। अब बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश का पतन कैसे हुआ। तो राष्ट्रकूट वंश के पतन के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है बच्चों, राजपूत वंश के उत्तरकालीन शासक जो थे वो अयोग्य थे। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले बताया है कि कई शासक जो थे वो अयोग्य थे, उनकी वजह से जो राष्ट्रकूट वंश का पतन हो गया। दूसरा है उच्च अधिकारियों में भ्रष्टाचार, यानी कि जितने भी हमारे राष्ट्रकूट वंश के उच्च अधिकारी थे उनमें जो है भ्रष्टाचार की भावना जागृत हो गई थी। इस वजह से भी राष्ट्रकूट वंश का पतन हुआ। और तीसरा है उत्तरकालीन शासकों की जन विरोधी नीतियां। फिर चौथा है सैन्य व्यवस्था का दुर्बल होना, यानी कि व्यवस्था थी वो जो है दुर्बल हो गई थी क्योंकि अधिकारियों में भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ गया था। और पांचवा है हमारा प्रांत पतियों सामंतों का सशक्त होना, यानी कि ये जो है हमारे राजाओं से भी ज्यादा सशक्त हो गए थे सामंत लोग और प्रांतपतियों लोग। इस वजह से भी राष्ट्रकूट वंश का पतन हो गया। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और अब मैं आपसे अगले टॉपिक में इसी बढ़ते हुए क्रम में मिलूंगी। धन्यवाद।